Hi, humans, and welcome back to Humanities. This is your geography educator Archita Mishra, back with the chapter 6 of your book 2, that is Planning and Sustainable Development in Indian Context. तो इस चैप्टर में हम प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में किस तरह से प्लानिंग को कैरी आउट किया जा रहा है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग अचीव कर रहे हैं, all of these we will be covering in this chapter. So before diving into the explanation, firstly let's see the topics that we will be covering. तो सबसे पहले हम प्लानिंग को समझेंगे, प्लानिंग की डेफिनेशन को देखेंगे. देन टू अप्रोचेस टू प्लानिंग, प्लानिंग की जो दो अप्रोचेज हैं दैट इज सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग, वो समझेंगे. ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया, इंडिया में अभी तक जो भी 5 ईयर प्लान्स चलते आ रहे हैं उसका एक ओवरव्यू लेंगे. टारगेट एरिया प्लानिंग पढ़ेंगे, हिल एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग, ड्रॉट प्रोन एरिया का प्रोग्राम पढ़ेंगे. फिर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे प्लानिंग पे बेस्ड विच इज़ ऑफ भरमौर रीजन. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज़ अ वेरी क्रूशियल कंसेप्ट, उसको समझेंगे. फिर उस पर बेस्ड भी एक केस स्टडी पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी कैनाल नहर कमांड एरिया. एंड देन मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दिस कमांड एरिया, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. So these all the topics we will be covering in the chapter. So let's start with the chapter. तो सबसे पहले हमारा टर्म जो है प्लानिंग, उसको हम समझेंगे. तो प्लानिंग इज़ नॉट समथिंग न्यू टू अस, वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस टर्म. प्लानिंग, वी कैरी आउट प्लानिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. हम अपना डेली शेड्यूल को प्लान करते हैं. वी प्लान बिफोर द एग्ज़ाम कम्स, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. सो ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लानिंग. Now, what is the standard definition given in your book? So, planning involves the process of thinking, formulation of a scheme or program, and implementation of a set of actions to achieve some goals. तो प्लानिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एग्ज़ाम 1 मंथ बाद है, सबसे पहले हम थिंकिंग करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब है, कितना टाइम वी हैव. फिर हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्कीम या प्रोग्राम, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे. इफ़ वी हैव 5 चैप्टर्स और 1 मंथ बचा हुआ है तो अकॉर्डिंगली हम ऐसे उन 5 चैप्टर्स को 5 डेज देंगे, फिर 5 डेज देंगे रिविजन के लिए 5 चैप्टर के. सो दिस इज़ हाउ वी विल प्लान. तो ये क्या हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम वाला पार्ट हो गया. फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. फिर अब तो हमारे पास प्लान रेडी है, प्लान का इम्प्लीमेंटेशन अब हम लोग करेंगे अगले 1 मंथ में. सो इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फिर फॉर्मुलेशन होता है और फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है कुछ गोल को अचीव करने के लिए. हम प्लानिंग तभी करेंगे जब हमारे पास कुछ गोल हो. हम पढ़ेंगे तभी जब हमारे पास ये गोल, हमारा जब एग्ज़ाम आएगा तो हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा एक गोल है कि हमें अच्छे मार्क्स अचीव करने, हमें बेटर परफॉर्म करना है. सो इफ़ देयर इज़ंट एनी गोल तो प्लानिंग विल बी वर्थलेस. नाउ प्लानिंग के भी दो अप्रोच हैं. देर आर 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग. सबसे पहला है सेक्टोरल प्लानिंग and second is regional planning. So first is sectoral planning. Sectoral planning, as the name suggests, इसमें जो प्लानिंग करते हैं वो हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स के लिए. इसमें जो फॉर्मुलेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वेरियस स्कीम्स या प्रोग्राम्स का, उसका जो एम रहता है वो रहता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. तो इसमें जो मेन एम होता है वो रहता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब. नेक्स्ट इज़ रीजनल प्लानिंग. तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि सारे एरियाज़ जो कंट्री में हैं वो सारे सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं अचीव किए हैं. कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है डेवलपमेंट. तो इसके वजह से जो रीजनल प्लानिंग है वो बन जाती है बहुत इंपॉर्टेंट. सो देयर इज़ नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप है तो कहीं नहीं है. तो ये जो अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है ये क्या करता है, नेसेसिटेट करता है कि हमें एक रीजनल प्लानिंग आनी चाहिए. हमें स्पेशियल पर्सपेक्टिव लेकर आना चाहिए. प्लानर्स हैव अ स्पेशियल पर्सपेक्टिव एंड ड्रॉ द प्लान्स टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट. फिर प्लान्स ऐसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं जिसमें हम लोग रीजनल इम्बैलेंस जो है डेवलपमेंट में, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं कम, ये जो है वो कम कर सकें. तो इस टाइप की प्लानिंग को हम लोग रीजनल प्लानिंग कहते हैं. सो देयरफॉर सेक्टोरल प्लानिंग फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स. रीजनल प्लानिंग फोकसेस on the backward area, on the development of backward area, and it aims to reduce the regional imbalance in development.
नाउ ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया। ये एडेड टॉपिक है इस बार के एनसीईआरटी में, ये पुराने एनसीईआरटीज में ये टॉपिक नहीं था। सो इट इज़ ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक जितना भी प्लानिंग हम लोग कैरी आउट किए इन द फॉर्म ऑफ 5 ईयर प्लान्स, उसकी एक ऊपर से ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले कि इंडिया में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता था, और ये प्लानिंग की जो जिम्मेदारी थी वो प्लानिंग कमीशन की थी। प्लानिंग कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, दैट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएटेड हुआ था, और इसके जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अलॉन्ग विद इट्स हेड इसमें वेरियस मेंबर्स जैसे डेप्यूटी चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं। अब जो ये प्लानिंग का प्रोसेस था, ये प्लानिंग कमीशन थ्रू 5 ईयर प्लान्स के थ्रू ये कैरी आउट करते थे। तो सबसे पहले अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स टिल नाउ आए हैं। 2012 के बाद अभी भी एक भी 5 ईयर प्लान नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है। सो 2012 का जो 12th 5 ईयर प्लान था, दिस इज़ द लास्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था 1951 में। सो 1951 टू 52 टू 1955 टू 56। तो 5 ईयर का प्लान होता है, तो 1951 से लेकर के 1956 तक फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान आया था। सेकेंड 1956 से लेकर के 1961 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान लास्टेड। नाउ थर्ड 1961-62 से 1965-66 तक थर्ड 5 ईयर प्लान आया था, जिसमें मेनली सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए द एम वाज कि हम लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं। नाउ इसके बाद क्या हुआ था, 66 के बाद 1967, 66, 67 एंड 68, 69 में क्या हुआ था, प्लान हॉलीडे आया था। इसमें कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया था। इंस्टेड 5 ईयर के प्लान के जगह पे एनुअल प्लान आया था, जिसको हम लोग रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ये क्यों ऐसा हुआ था, तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सक्सेसिव ड्रॉट्स कंट्री में आए थे, जिसकी वजह से मिड 60s में हम प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स को नहीं लेकर आ पाए थे। और इसी टाइम में पाकिस्तान से हमारा वॉर भी हुआ था 1965 में। सो उसके बाद वी कुडंट मेक द नेक्स्ट प्लान। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969-70 से 1973-74 में। देन मूविंग ऑन टू फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो वो 74-75 से 77-78 तक आया था, और ये एक ईयर पहले ही टर्मिनेट हो गया था। नाउ द नेक्स्ट इज सिक्स्थ 1980 से 1985 तक, फिर सेवन्थ में 1985 से 1990 तक, एंड देन 2 ईयर का फिर ब्रेक था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इनिशिएशन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1990s में आया था, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। इसके वजह से 2 ईयर लेट हुआ था। दैट्स वाई 8th 5 ईयर प्लान 1990 से नहीं इनिशिएट हुआ था, बट इंस्टेड 1992 से 1997 तक इनिशिएट हुआ था। देन 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक था। फिर 10th 2002 से 2007 तक था। 11th 2007 से 2012 तक था। और जो 12th जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 में शुरू हुआ था, और इसका जो फोकस था वो इंक्लूसिव ग्रोथ पर था और सस्टेनेबल ग्रोथ पर था। सो दीज आर द 5 ईयर प्लान्स जो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 12 5 ईयर प्लान्स थे, और 2012 के बाद अभी तक एक भी 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। सो दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया। सो दिस बॉक्स इज़ नॉट इन द न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में ये है। तो इस बार क्या हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में ओवरव्यू वाला जो बॉक्स है वो इंक्लूड हुआ है, वेरएस ये बॉक्स रिमूव हो गया है। तो इसमें नीति आयोग के बारे में है, सो हम लोग एक बार ओवरव्यू इसका भी ले लेंगे। सो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्ट की थी, बट अब ग्रेजुअली हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अब डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी लेवल प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन, प्लानिंग की पूरी दी गई थी प्लानिंग कमीशन को, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हर लेवल की। बट 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के थ्रू। एंड नीति आयोग जो है उसको सेटअप किया गया था इस ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि हम लोग स्टेट्स को भी इंक्लूड कर पाएँ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, और हम लोग इंडिया में जो स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस है वो स्टेट्स के थ्रू हम लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को दे पाएँ। सो दिस वाज अबाउट नीति आयोग, जो कि एक रिप्लेसमेंट है फॉर प्लानिंग कमीशन।
सो नाउ टारगेट एरिया प्लानिंग। अब हम जो भी टाइप्स के प्लानिंग पढ़ेंगे जैसे टारगेट एरिया, हिल एरिया डेवलपमेंट, ड्रॉट प्रोन, ये सब पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, आने के लिए। तो नोट्स अगर आगे इस पे लिखने के लिए, सो यू नीड टू मेंशन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टारगेट एरिया प्लानिंग, एज द नेम सजेस्ट, वी मेक अ टारगेट, वी मेक एन एरिया एज अ टारगेट एंड देन वी implement schemes, we formulate schemes to do the development for the development of the area. तो इसमें क्या है, स्पेशल केयर वी प्रोवाइड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन किस पे डिपेंड करता है, रिसोर्स बेस पे, मेनली रिसोर्स कितना है किसी रीजन में उस पर डिपेंड करता है। बट होता क्या है, कभी कभी जो रिसोर्स रिच रीजन है, ऐसा रीजन जिसमें रिसोर्स बहुत जाता है, वो भी क्या होते हैं, बैकवर्ड रह जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए वी ब्रिंग टारगेट एरिया प्लानिंग। सो देयरफॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स बेस पे नहीं डिपेंडेंट होता है, बट एट द सेम टाइम अलॉन्ग विथ रिसोर्स बेस, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस रिसोर्स। अब रीजनल बैलेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। कहीं कुछ प्लेसेस बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड हैं और कुछ बहुत ही कम। सो रीजनल इम्बैलेंस है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रीजनल इम्बैलेंस है ये एक्सेंचुएट हो रहा था। तो इसकी वजह से हम लोग, हमारी जो प्लानिंग कमीशन है उसने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की। सबसे पहला टारगेट एरिया, दूसरा टारगेट ग्रुप अप्रोच। ये दोनों अप्रोच प्लानिंग के लिए दे इंट्रोड्यूस्ड। इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले टारगेट एरिया, तो टारगेट एरिया के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट है टारगेट ग्रुप जो सेकंड है, उसमें भी दो एग्जांपल्स हैं, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी SFDA एंड देन मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज़ MFDA। तो ये जो दोनों हैं ये अप्रोचेज दे इंट्रोड्यूस टू प्लानिंग इन दीज रीजन्स। अब जो 8th 5-year प्लान है उसमें क्या स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज। सबसे ज़्यादा प्रोन टू रीजनल इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा हिल एरियाज़ ही रहते हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे भी बहुत कम डेवलपमेंट हुआ रहता है। ट्राइबल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो 8th 5-year प्लान में स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स इन सब जगहों को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। सो 8th 5-year प्लान, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 5th 5-year प्लान के टाइम पे इनिशिएट हुआ था। इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश जो प्रेजेंट डे उत्तराखंड में है, मिकीर हिल, नॉर्थ कचर हिल्स ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये रफली यूपी, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु को कवर करता है। इसमें क्या है, जो नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, दिस इज़ अ कमिटी, इट इज़ द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। 1981 में ये रेकमेंड किया था। इसमें एक तरह से ये डेफिनेशन दिया था कि कौन से एरिया को हम लोग बैकवर्ड हिल एरिया कह सकते हैं। सो इसमें क्राइटेरिया था कि ऑल द हिल एरियाज इन द कंट्री हैविंग हाइट अबव 600 मीटर एंड नॉट कवर्ड अंडर एनी ट्राइबल सब प्लान should be treated as backward hill areas. Therefore, those hill areas which are having the height 600 मीटर से ज़्यादा और वो किसी भी ट्राइबल सब प्लान में नहीं अगर इंक्लूडेड है तो उन्हें हम लोग बैकवर्ड हिल एरियाज कहेंगे। सो दो क्राइटेरिया है, 600 मीटर से ज़्यादा हाइट और ट्राइबल सब प्लान में नहीं कवर होना किसी भी। दिस वॉज रिकमेंडेड बाय द नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981। तो ये MCQ में भी पूछा जा सकता है कि कौन रेकमेंड किया था। सो यू नो द आंसर, और कब, 1981 में। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज हिली एरियाज डिटेल प्लानिंग शुरू हो गई। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था उनके टोपोग्राफी का, इकोलॉजी, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस का। ये सारे जो हिल एरियाज हैं इनके ये सारे कंडीशंस का ध्यान में रख करके प्रोग्राम्स बनाए जाते थे, जिनका एम रहता था उनके जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ कर करके हिल एरियाज़ में कैसे यूज़ करना, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, ये सब के थ्रू उनका रिसोर्सेज यूज़ कर करके डेवलपमेंट इस इन सब रीजन का वॉज द एम ऑफ दीज प्रोग्राम्स।
सो दिस वॉज अबाउट हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें द एम वॉज टू डेवलप द हिली एरियाज. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम. तो लाइकवाइज जैसे पिछला वाला जो प्रोग्राम था हमारा हिल एरियाज़ का, वो 5th 5 ईयर प्लान में आया था, वैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 4th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसका ऑब्जेक्टिव, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे. पहला था कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन ड्रॉट प्रोन एरियाज़, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में. दूसरा था क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स, प्रोडक्टिव एसेट्स को बनाना इन ड्रॉट प्रोन एरियाज़. तो इनिशियली इस प्रोग्राम के अंदर एम्फेसिस दिया गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स. तो सबसे पहले फोकस था कि लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स को और बढ़ाया जाए. बट लेटर ऑन एज दिस प्रोग्राम कंटिन्यूड, जो एम्फेसिस है वो थोड़ा चेंज होकर के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे चला गया, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रास लैंड प्रोग्राम, ग्रास लैंड डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन, क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज. सो अब क्या हुआ कि ओरिएंटेशन या डेवलपमेंट थोड़ा चेंज होकर के इन सब चीज़ों में होने लगा. सो द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ये कमेटी रिव्यू की इस प्रोग्राम का परफॉर्मेंस, और ये ऑब्जर्व की कि जो ये प्रोग्राम है वो लार्जली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स पे फोकस कर रहा है विथ रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. सो इनका फोकस था रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस में बैलेंस करना विथ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ या अलाइड सेक्टर्स. तो क्या हुआ, अब क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है, तो जो मार्जिनल लैंड्स हैं उनका भी यूटिलाइजेशन हो रहा है इन एग्रीकल्चर. तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. तो ये क्या करता है, ये कॉल करता है फॉर इमीडिएट नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन सब ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में. तो इसमें क्या हुआ, अदर स्ट्रैटेजीज़ भी इंट्रोड्यूस किए गए इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच एट माइक्रो लेवल. तो हम लोग वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में. सो वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए अदर स्ट्रैटेजी इसमें इंक्लूड किया गया. इसमें क्या था, मेन जो फोकस था वो था रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन. तो ये सब में एक बैलेंस बनाना वाज द फोकस, और इसी को इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच भी कहते हैं. सो देयरफॉर इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर करना बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल वाज द एनिमल पॉपुलेशन, वो बेसिक कंसिडरेशन बन गया था ये स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज. इनका मेन फोकस इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ही था. नाउ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में आइडेंटिफाई की 67 डिस्ट्रिक्ट्स, या तो पूरी तरीके से या तो कुछ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो कि ड्रॉट से प्रोन थे, जहाँ पे ड्रॉट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे. तो इसके बाद जो इरिगेशन कमीशन है वो 1972 में ये इंट्रोड्यूस की, एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस की, जिसमें अगर कोई रीजन है, अगर वो 30% इरिगेटेड एरिया उसमें है तब तो वो सही है, बट अगर उससे कम है या 30% ही है तो उसको हम लोग ड्रॉट प्रोन एरियाज डिक्लेयर कर देंगे. 30% से ज़्यादा है तो फिर वो ड्रॉट प्रोन एरिया नहीं कहलाया जाएगा. बट इफ़ it is less than 30% or 30% irrigated area, then it will be demarcated as the drought prone areas. तो ब्रॉडली ड्रॉट प्रोन एरिया हमारे कंट्री में स्प्रेड हैं ओवर सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान में मेनली, देन गुजरात, वेस्टर्न एमपी, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेट्यू एंड हाईलैंड एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. सो जो ये सारा एरिया है वो ड्रॉट प्रोन एरिया माना गया है. और ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान को हम वो लार्जली प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है. सो वहाँ पे ड्रॉट इसीलिए नहीं आता, या ड्रॉट प्रोन एरिया हम लोग उसको इसीलिए नहीं मानते क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन अच्छे से डेवलप है इन पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान. सो दिस वॉज अबाउट ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स इन दीज एरियाज. सो नाउ अब ये जो फर्स्ट केस स्टडी ऑफ द चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे. भरमौर रीजन के बारे में है. भरमौर रीजन में जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसके बारे में है. सो जो भरमौर ट्राइबल एरिया है इसके अंदर भरमौर रीजन आता है और होली तहसील ऑफ चांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आता है. ये क्या है, ये एक नोटिफाइड ट्राइबल एरिया बना था
21 नवंबर 1975 से ये एक ट्राइबल एरिया है और इसमें गद्दी लोग रहते हैं। गद्दी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है इन द हिमालयन रीजन, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं ट्रांस ह्यूमंस और वो बातचीत करते हैं, कन्वर्स करते हैं थ्रू गदियाली डायलेक्ट। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं और गदियाली डायलेक्ट में बातचीत करते हैं। सो ये भरमौर ट्राइबल रीजन में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, लो रिसोर्स बेस है, रिसोर्स बेस कम है और इन्वायरमेंट भी फ्रिजाइल है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस रीजन और ये सब फैक्टर्स की वजह से उनकी सोसाइटी और इकोनॉमिक पे फ़र्क पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है। और 2011 सेंसस की को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन इस रीजन का है 39,113, जिसके अकॉर्डिंग जो डेंसिटी ऑफ दिस एरिया है वो है 21 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और ये वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड एरिया है ऑफ हिमाचल प्रदेश। और हिस्टोरिकली मतलब बहुत पहले से ही ये चलते आ रहा है कि गद्दीज ने जोग्राफिकल और पॉलिटिकल आइसोलेशन फेस किया है और सोशियो इकोनॉमिक डेप्रेवेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुअर कम्युनिटी रही है बहुत पहले से ही। इनका जो इकोनॉमी है वो लार्जली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी जैसे शीप एंड गोट रियरिंग इसी सब पे बेस्ड रहा है। जब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इस एरिया में शुरू हुआ वो 1970 से शुरू हुआ, जब गद्दीज को गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया। तो इसमें क्या हुआ, जो 5th 5 ईयर प्लान था उसके अंदर ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस किया गया इन 1974। तो अगर आप ओवरव्यू वाला पार्ट जो स्टार्टिंग में पढ़े उसमें देखेंगे तो 5th 5 ईयर प्लान कवर हुआ, अराउंड 1974 ही शुरू हुआ था। तो इसी टाइम पे ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस किया गया इन 1974, जिसमें भरमौर को वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश डेजिनेट किया गया। दैट मीन्स 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैरी आउट किया गया था हिमाचल प्रदेश में, उसमें से एक जो है वो भरमौर का था। इसमें क्या है, इसका एम था एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, सुधारना वाज द एम ऑफ गद्दीज। और ये जो गैप है बिटवीन भरमौर और जो अदर एरियाज़ हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये गैप को कम करना। सो ये दोनों जो है वो एम था ऑफ दिस इंटीग्रेटेड ट्राइबल प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में जो मेन एम था वो था डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ और सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। सो देयरफॉर ये जो ट्राइबल सब प्लान कैरी आउट किया गया था इन भरमौर रीजन, इसका मेन जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला, या मेन कंट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिला है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें में डेवलपमेंट मिला है। ये भी रीजनली बैलेंस नहीं मिला, इसमें भी इम्बैलेंस थे। इसलिए जो मेन बेनिफिशियरीज थे या जो जिसमें मेन बेनिफिट हुआ वो जो रिवर रावी के आसपास है एरिया, होली एंड खानी एरियाज़, ये इन्हीं दोनों एरियाज़ में मेन जो है डेवलपमेंट हुआ है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वेर एज जो रिमोट विलेजेस हैं इन टुंडा एंड कुगती एरिया, उनके पास अभी भी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो अभी ये तुंदा, कुगती और होली खानी के बारे में भी अभी हम लोग ये स्टडी करेंगे जब हम लोग इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, भरमौर रीजन के बारे में पढ़ेंगे। अब इस जो ITDP है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके कुछ सोशल बेनिफिट्स भी मिले हैं और सोशल बेनिफिट्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो होता रहता है, बट मेन डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ है, ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हुआ है लिटरेसी रेट में, तो लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुई है। और दूसरा है कि इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, जो मेन और वुमेन में जो पहले क्या था कि वुमेन्स बहुत कम थी इन द रीजन, बट अब क्या है, सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है। डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिजेस पहले बहुत ज़्यादा होती थी, बट इस प्लान के इस प्रोग्राम के आने के बाद चाइल्ड मैरिजेस कम हुई। जेंडर इनइक्वालिटी कम हुई, जो कि डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स होता है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। पहले फीमेल की लिटरेसी रेट इन 1971 थी 1.88%, बट 2011 में वो 65% हो गई। इतना ह्यूज चेंज आया आफ्टर दिस प्लान। तो ट्रेडिशनली ये जो गद्दीज थे वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, पास्टोरल इकोनॉमी, इनकी पहले सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ये कैरी आउट करते थे और पास्टोरल इकोनॉमी थी जिसमें एम्फेसिस था फूड ग्रेन्स और लाइव स्टॉक
प्रोडक्शन पे। बट लास्ट 3 डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ है, कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, जैसे जो अदर कैश क्रॉप्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, इनका भी कल्टिवेशन होना शुरू हो गया है। लेकिन जो भले ये सब कैश क्रॉप्स का कल्टिवेशन शुरू हो गया है, बट इनका जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, स्टिल इट इज़ डन विथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। अब जो डिक्लाइनिंग इम्पोर्टेंस है पास्टोरलिज्म का इनके इकोनॉमी में, वो हम इससे पता लगा सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में सिर्फ 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड्स प्रैक्टिस करते हैं ट्रांस ह्यूमन्स। सो हर 10 में से सिर्फ एक हाउस होल्ड है जो ट्रांस ह्यूमन्स, जो इनकी बहुत एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करने में हेल्प करती थी बिकॉज दे प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन्स। तो ये क्या है, सिर्फ अब 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड प्रैक्टिस करे, बहुत ही माइनर लेवल पे ये प्रैक्टिस हो रहा है। बट स्टिल अभी भी जो गद्दीज हैं वो बहुत मोबाइल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं। इनका जो बहुत मेजर सेक्शन है वो माइग्रेट करता है टू कांगड़ा एंड सराउंडिंग एरियाज विंटर के टाइम टू अर्न लिविंग फ्रॉम वेज लेबर। वेज लेबर से अर्निंग करने के लिए इनका साइजिएबल सेक्शन जो है माइग्रेट करता है टू कांगड़ा एंड सराउंडिंग एरियाज ड्यूरिंग विंटर। Therefore, this was all about the integrated tribal development project। तो अब इसमें प्रोग्राम, तो अब इसमें क्या है, हमारा जो मेन भरमौर रीजन का है, जो ये बॉक्स दिया हुआ है, ये अभी तक हम लोग नहीं स्टडी किए हैं। तो अब हम लोग इस बॉक्स के बारे में, जो भी इस रीजन के बारे में दिया गया है, वो पढ़ेंगे। सो वी कैन सी इन दिस मैप, और ये जो बॉक्स है इसमें मेनली जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऑफ भरमौर ट्राइबल रीजन। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि जो इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिए गए हैं कि ये रीजन जो है 32 डिग्री 11 मिनट्स नॉर्थ एंड 32 डिग्री 41 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स में लाई करता है, एंड 76 डिग्री 22 मिनट ईस्ट एंड 76 डिग्री 53 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है। तो ये जो एरिया है वो 1818 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है भरमौर रीजन, और ये मोस्टली 1500 टू 3700 मीटर एबव द मीन सी लेवल है। सो इसका एल्टीट्यूड इट वेरीज फ्रॉम 1500 टू 3700 मीटर। और इस रीजन में इस रीजन को पॉपुलरली कहा जाता है होमलैंड ऑफ गद्दीस। तो ये अगर एमसीक्यू में आता है कि विच रीजन इज नोन एज होमलैंड ऑफ गद्दीस, सो इट इज़ भरमौर रीजन। और ये रीजन में सारे साइड्स में, इन ऑल साइड्स माउंटेन से ये कवर है। सबसे पहले नॉर्थ में पीर पंजल है, धौलाधर है इन द साउथ, और ईस्ट में है ये धौलाधर एक्सटेंड होकर के कन्वर्ज होता है विद पीर पंजल नियर रोहतांग पास। एंड जो रिवर है रवि और इसकी ट्रिब्यूटरी द बुधील एंड तुंदाहेन, ये पूरा इस टेरिटरी को ड्रेन करती है और डीप गॉर्जेस बनाती है। पूरा इस रीजन में डीप गॉर्जेस फॉर्म करती है। ये जो रिवर है, ये सारी रिवर्स डिवाइड करते हैं इस रीजन को इन 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, होली, खानी, कुगती एंड तुंदा। इसमें से जो हम लोग बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने होली और खानी का कहा, और कुगती और तुंदा में वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना नहीं हो पाया। सो दिस इज़ अबाउट दिस। वी कैन सी ये कुगती रीजन है, ये नॉर्थ में कुगती रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट में तुंदा रीजन है, एंड ये साउथ और साउथ वेस्ट में थोड़ा सा होली रीजन है, और ये सेंट्रल में खानी रीजन है। सो these are the 4 regions in Bharmor area. Bharmor also experience freezing weather conditions। weather conditions बहुत ज़्यादा freezing, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर, या कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। स्नोफॉल्स होते हैं इन विंटर, और इसमें जो मंथली टेम्परेचर है वो जनवरी में 4 डिग्री रहता है सेल्सियस, और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिस शोज कि कितना वेरिएशन इन टेम्परेचर। सो बहुत ही हाईली वेरिएशन में रहता है टेम्परेचर इन दिस रीजन। So this was about the geographical description. We can see भरमौर region इस मैप के थ्रू कि ये 4 एरियाज में डिवाइडेड है, और इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है दिस इज ऑल्सो गिवन। और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये चांबा डिस्ट्रिक्ट जो है नियर इन हिमाचल प्रदेश, नियर जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ देयर। So this was about the tribal development area program about भरमौर region। एंड ये इसकी केस स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, नोट्स बहुत बार लिखने को आते हैं। आई गेस हमारे एग्ज़ाम में भी ये नोट्स लिखने के लिए आया था। सो नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वाज प्लानिंग, वो हम लोग कवर कर चुके हैं।
अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने से पहले डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो डेवलपमेंट इज़, हम लोग मोस्टली डेवलपमेंट को जो है प्रोग्रेस से एसोसिएट करते हैं। जब प्रोग्रेस होता है तो डेवलपमेंट भी होता है। सो देयर इज़, अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। और एक सोसाइटी का जो पर्टिकुलर स्टेट है और वो जो चेंजेस फेस करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। और सोसाइटी का स्टेट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं थ्रू द इंटरैक्शन प्रोसेस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट। देयरफॉर जो ह्यूमन्स और नेचर का जो इंटरैक्शन होता है उससे हम लोग स्टेट ऑफ सोसाइटी को पता करते हैं। और ये इंटरैक्शन प्योरली बेस्ड होता है ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन नर्चर्ड बाय अ सोसाइटी। तो क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो डिटरमाइन करता है किस लेवल का इंटरैक्शन होगा बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। सो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है और ये एक पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट करता है। इरिवर्सिबल चेंज मतलब ऐसा चेंज जो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वैसा चेंज ब्रिंग्स डेवलपमेंट। अब जो ये कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट वो बहुत डायनेमिक है और इसका जो डेफिनेशन है या जो ये कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है, ये चेंज होते आ रहा है आफ्टर द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग इक्वल मानते थे, उसको सिनोनिमस मानते थे इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ पे डेवलपमेंट भी है। और इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग मेज़र करते थे बाय द टेम्पोरल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एंड पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजप्शन। सो GNP से हम मेजर करते थे और हम इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे होता था वहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयर कर देते थे। बट प्रॉब्लम इस डेफिनेशन में तब आई जब हम लोग ये नोटिस किए कि जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्रीज थी वहाँ पर भी पॉवर्टी था। रीज़न वॉज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिर क्या हुआ, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम था उसके लिए 1970s में जो नए फेजेस हैं जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन विथ ग्रोथ एंड इक्विटी, ये सब भी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट में इंक्लूड किया गया। तो अब जो ये क्वेश्चन था रीडिस्ट्रीब्यूशन का और इक्विटी का, इसमें ये रियलाइज़ किया गया कि डेवलपमेंट को हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर तक नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते, बट उसमें हम लोग और इश्यूज़ भी इंक्लूड करेंगे जैसे इम्प्रूविंग द वेल बीइंग एंड लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, अवेलिंग ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सब जो सोशल एस्पेक्ट है उसे भी हमें डेवलपमेंट में इंक्लूड करना होगा। दिस वॉज रियलाइज्ड इन 1970s। फिर 1980s में क्या हुआ, डेवलपमेंट को एक कंसेप्ट बनाया गया जिसमें वाइड स्प्रेड इम्प्रूवमेंट माना गया इन सोशल एंड मटीरियल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। तो अब क्या था, डेवलपमेंट मतलब था कि वाइड स्प्रेड इम्प्रूवमेंट इन सोशल एज वेल एज मटीरियल वेलबींग ऑफ ऑल इन अ सोसाइटी। इसमें 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सोशल वेलबींग है जो पहले नहीं था, मटीरियल वेलबींग हाँ ये था, इकोनॉमिक ग्रोथ में मटीरियल वेलबींग आ जाता है। उसके बाद ऑफ ऑल इन अ सोसाइटी, ऑल इज़ व्हाट रिफ्लेक्टिंग कि ये जो सारे पीपल का है बात हो रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल की नहीं बात हो रही। तो डेवलपमेंट होना चाहिए या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इन सोशल एंड मटीरियल वेलबींग ऑफ ऑल इन अ सोसाइटी। अब क्या था, 1980s में ये डेफिनेशन बन के आ गई थी डेवलपमेंट की। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका राइज हुआ क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे थे बहुत ज़्यादा 1960s, लेट 1960s में इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कंसेप्ट का बात होना शुरू हो गया था। ये क्या रिफ्लेक्ट करती थी, ये कंसर्न्स रिफ्लेक्ट कर रही थी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट या ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट। जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो लोग ये देख रहे थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हो रही हैं, देयरफॉर अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी बातें तो हो ही रही थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एमर्जेंस एक तरह से होने लगा था। उसी टाइम जो पब्लिकेशन रिलीज़ हो गई थी ऑफ एहरलिच द पॉपुलेशन बॉम्ब इन 1968 और मीडोज़ का द लिमिट्स टू ग्रोथ
और 1972 में। और अदर्स, ये क्या कि ये जो लेवल ऑफ फियर था इन्वायरमेंटलिस्ट और पीपल के बीचों में, वो और इंक्रीज हो गया। ये जो फियर था ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये और कैटलिस्ट की तरह ये सारी पब्लिकेशंस काम की और ये फियर और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारे जो सिनेरियो हैं ये सब सेट करते हैं एक नए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का एमर्जेंस के लिए, जो कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था इन्वायरमेंट का, जो पब्लिकेशंस रिलीज हुई थी लाइक द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एरलिच इन 1968, लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मीडोज इन 1972, ये सब की वजह से एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ था कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश किया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED। इसके हेड थे नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, हु वाज ग्रो हार्लेम ब्रूंदतलैंड। और ये कमीशन जो है वो रिपोर्ट पब्लिश की थी, जैसे हम फेमसली ब्रूंदतलैंड रिपोर्ट भी जानते हैं, ये हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़े हैं। और इसका जो टाइटल था वो था आवर कॉमन फ्यूचर, और ये 1987 में पब्लिश हुआ था। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक स्टैंडर्ड, एक ऑफिशियल डेफिनेशन इस रिपोर्ट में सबसे पहले मेंशन किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट आज का हैम्पर नहीं होना चाहिए, आज के डेवलपमेंट होने चाहिए, लेकिन आज के डेवलपमेंट की वजह से जो फ्यूचर का डेवलपमेंट है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। हम लोग डेवलपमेंट करें आज, बट लिमिट्स में रह के करें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कर पाएँ, ताकि हम लोग उतना ही रिसोर्स यूज़ करें जितना आज हमें ज़रूरत है, ना कि हम लोग ओवर यूज़ कर दें। इससे क्या होगा कि आज की तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, बट जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा। देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का ये डेफिनेशन था। इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो डेवलपमेंट का है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक केयर करता है। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजिकल भी, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम उसका ध्यान देता है। और ये जो फ्यूचर जनरेशन है, जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके इन रिसोर्सेज को, इस पे ज़्यादा फोकस करता है। और ये डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड, जिसका एक कॉमन फ्यूचर होगा, उस पर फोकस करता है। सो नाउ जो सेकेंड केस स्टडी दी गई है हमारे बुक में, दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। तो इसको हम लोग राजस्थान कैनाल भी कहते हैं, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है इन इंडिया। It was created by Kunwar Sen in 1948. So conceived by Kunwar Sen in 1948. ये जो कैनाल प्रोजेक्ट बना था, ये कैनाल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ऑन 31 मार्च 1958 में। और ये जो कैनाल ओरिजिनेट होता है, सो वी कैन सी, इसका भी ये एक पूरा डायग्राम है या फिगर है। इसमें क्लियरली ये देख सकते हैं कि हरीके बैराज से ये ओरिजिनेट होता है, और ये पैरेलली रन करता है पाकिस्तान बॉर्डर। ये देख सकते हैं ये पाकिस्तान बॉर्डर है, और इसी के पैरेलली दिस कैनाल रन्स। और ये एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट मरुस्थली ऑफ राजस्थान में रन करता है। जो टोटल लेंथ है, प्लान्ड लेंथ है इस सिस्टम का, वह 9060 किलोमीटर। और ये जो टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया कवर करता है वो है 19.63 लाख हेक्टेयर्स। और इस टोटल कमांड एरिया में 70% इरिगेट होता है बाय फ्लो सिस्टम, और जो बचा हुआ 30% है वो लिफ्ट सिस्टम के थ्रू इरिगेशन इसका होता है। और ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इस कैनाल सिस्टम का, वो भी 2 स्टेजेस में कैरी आउट किया गया था। नाउ स्टेज 1 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टेज 1 में क्या हुआ था, जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, नॉर्दर्न पार्ट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स स्टेज 1 में कवर किए गए हैं। वेरएस जो स्टेज 2 है उसमें बीकानेर, जैसलमेर, बरमर और जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था इन द सेकेंड स्टेज। तो हम लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो ये बीकानेर तक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज, और इसी बीकानेर से सेकेंड स्टेज शुरू हुआ है। अब जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जेंटली अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है, और जो कमांड एरिया फर्स्ट वाला कवर करता है वो है 5.53 लाख हेक्टेयर।
और अर्ली 1960s में इरिगेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इन स्टेज 1. सो दिस वाज अबाउट स्टेज 1. स्टेज 2 के एरियाज तो हम लोग देख ही लिए हैं. कमांड एरिया, ये कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर कवर करता है. डेजर्ट लैंड डॉटेड विद शिफ्टेड सैंड ड्यून्स, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है समर्स में. और इरिगेशन इस रीजन में इन स्टेज 2 मिड 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ था. सो पहले स्टेज 1 में इन अर्ली 1960s हुआ था और स्टेज 2 में मिड 1980s में हुआ था. सो इन द लिफ्ट कैनाल वाटर को लिफ्ट किया जाता था ताकि वो स्लोप के अगेंस्ट फ्लो करे. जो जितने भी लिफ्ट कैनाल्स हैं इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम में, वो ओरिजिनेट होते हैं लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन चैनल, और जितने भी फ्लो चैनल्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं इन द लेफ्ट बैंक फ्रॉम द ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन चैनल. सो लिफ्ट को लेफ्ट से एल वी कैन कनेक्ट, और ऐसे हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं. नाउ ये जो कैनाल है ये क्या किया, ये मेनली ट्रांसफॉर्म किया इकोलॉजी को, इकोनॉमी और सोसाइटी ऑफ दिस रीजन. इसके साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली भी अफेक्ट किया, पॉजिटिवली भी चेंज किया और नेगेटिवली भी. तो हम पहले कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले था अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड. क्या था, जो सॉइल मॉइस्चर था इस कैनाल की वजह से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ अवेलेबल था. एफॉरेस्टेशन, पास्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैरी आउट किए गए. विंड इरोजन जो होता है वो क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी थी तो विंड इरोजन भी कम हुआ. रिड्यूस सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम में सिल्टेशन को रिड्यूस किया. कल्टिवेटेड एरिया को इंक्रीज़ किया क्योंकि वाटर का मॉइस्चर अगर अवेलेबल होगा, सॉइल मॉइस्चर है तो फिर क्रॉप्स भी ग्रो करेंगे. इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप को इंक्रीज़ किया. जहाँ पहले 4 करते थे वहाँ 8 क्रॉप ग्रो करते हैं. सो इंटेंसिटी जो होता है वो क्रॉपिंग का वो भी बढ़ा. और जो पहले ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे ग्राम, बाजरा, जॉवर से हम लोग शिफ्ट होकर के वीट, कॉटन, ग्राउंड नट, राइस, ये सब कैश क्रॉप्स का भी हम लोग कैश क्रॉप्स को भी ग्रो करने लगे. तो ये किसका रिजल्ट था, ये था इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से ये सब अचीव हो पा रहा था, जिसमें हम लोग ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर अचीव किए. लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ. सो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. नाउ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स जैसे वाटर लॉगिंग होने लगी, सॉइल सैलिनिटी होने लगी, और जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें हिंड्रेंस बनने लगा. अब जो वाटर सोख ही नहीं कर पा रहा था सॉइल, सो वाटर लॉगिंग होने लगी, सैलिनिटी इन सॉइल होने लगी, और जो सस्टेनेबिलिटी था एग्रीकल्चर को जो एक सस्टेनेबल एक्टिविटी की तरह देखा जा रहा था उसमें भी ये कैनाल हिंड्रेंस बना. सो दिस वॉज अबाउट द केस स्टडी ऑन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया. नाउ अब हम लोग देखेंगे मीजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अब हम लोग ऐसे मीजर्स देखेंगे जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं. तो जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी है ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, उसको बहुत बार क्वेश्चन किया गया है बाय वेरियस स्कॉलर्स. इनका व्यू लार्जली वैलिडेटेड भी है. क्योंकि कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो इस रीजन में हुआ है इन लास्ट 4 डेकेड्स, इसमें क्या हुआ है, ये रिजल्ट किए हैं डिग्रेडेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट में. ये एक हार्ड फैक्ट है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस कमांड एरिया में अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा ऑन द मेजर्स जो हमें हेल्प करेंगे इन अचीविंग इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी. तो ये जो 5 ऑफ द 7, ये जो 7 गिवन हैं मेजर्स, इसमें से जो 5 हैं वो हेल्प करेंगे इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया, ताकि हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर कर पाएँ. सबसे पहला रिक्वायरमेंट है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी. अब पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं वाटर मैनेजमेंट का, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करें. और इस कैनाल प्रोजेक्ट में जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हम लोग प्रोटेक्टिव इरिगेशन कैरी आउट करें, और सेकेंड स्टेज में एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर डेवलपमेंट करें. नाउ सेकेंड इज क्रॉपिंग पैटर्न में जनरली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को नहीं इंक्लूड करना चाहिए. ऐसे क्रॉप्स जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वैसे क्रॉप्स को अगर हम लोग अपने क्रॉपिंग पैटर्न में नहीं इंक्लूड करेंगे तो हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो इसमें क्या होना चाहिए, हमें प्लांटेशन क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, जैसे सिट्रस फ्रूट्स. इसमें क्या है, जो वाटर अवेलेबिलिटी कम चाहती है, तो वी कैन ग्रो दीज क्रॉप्स.
थर्ड इज़ जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज और लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग, वाराबंदी सिस्टम जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैनाल वाटर का इन कमांड एरिया आउटलेट। सो ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर में। वैसे तो अब 1 मार्कर में सिर्फ MCQs ही आते हैं, बट इफ़ डेफिनेशन आता तो वाराबंदी सिस्टम का यू नीड टू राइट कि वाराबंदी सिस्टम रेफर्स टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट। तो ये सारे जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इन्हें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम लोग जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस कर पाए। अगर लाइनिंग हो जाएगी वाटर कोर्स की तो क्या होगा, उससे वाटर लॉस नहीं होगा, इधर उधर वाटर नहीं जाएगा फालतू का। तो इससे क्या होगा, हम लोग वाटर का जो लॉस है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। फोर्थ इज एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। तो वो एरियाज जिसमें वाटर लॉगिंग है या सॉइल सैलिनिटी है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को स्टेप्स लेना चाहिए। फिफ्थ इज द इको डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी। जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 के फ्रेजाइल इन्वायरमेंट में स्टेप्स लाइक एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन और पास्चर डेवलपमेंट, इससे हम लोग को नेसेसरीली कैरी आउट करना चाहिए, स्पेशली स्टेज 2 में। नाउ Sixth is about providing adequate financial and institutional support for cultivation of land to land allottees having पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो हमें फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना चाहिए कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए उन लोगों को जिनका बैकग्राउंड पुअर है। तो उसमें क्या होगा, उनको भी वो लोग भी इनकरेज होंगे टू कैरी आउट एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। सो दिस वॉज अबाउट द 6th मेज़र। अब 7th मेज़र में मेनली दिया गया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में। तो अब क्या है कि फोकस इनका थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए और अदर सेक्टर्स पे भी जाना चाहिए। जो अदर सेक्टर्स हैं लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, हम लोग क्या है इस रीजन में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर पे। तो हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए इकोनॉमिक बेस को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए अदर सेक्टर्स पे भी। इस्टेब्लिश करना चाहिए फंक्शनल लिंकेजेस बिटवीन बेसिक विलेजेस, एग्रो सर्विस सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स। व्हाट डज दिस मीन, एक लिंक बनाना चाहिए विलेजेस, एग्रो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो सेंटर्स और मार्केट के बीच में, ताकि एक इफ़िशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज या इंफॉर्मेशन इन तीनों के बीच में फ्लो कर सके। सो दिस वाज अबाउट द मेजर्स जो हेल्प करेंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। And with this, we came to the end of this chapter. If you like the explanation, hit the like button, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel. Thanks for watching. Happy learning.